हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों का इतिहास का चैप्टर 5 के जो कि औद्योगिकरण का युग है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एमसीक्यू टाइप में है। प्राच्य से क्या अभिप्राय है? तो प्राच्य वह भूमध्य सागर के पश्चिम में स्थित देश होते हैं, मतलब जो भूमध्य सागर है आपका उसके पश्चिम में वेस्ट में जो देश होते हैं उन्हें हम राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी में किस देश में उद्योगपति द्वारा मशीनों के योग को पसंद किया जाता है? तो 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपति द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता है? तो मशीनें के प्रयोग को अमेरिका में पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो 1730 के दशक में। किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने करा था, बुक में भी आपका मेंशन है। गुमशुदा कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? वो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइज़र थे, जो बुनते थे सामान, उनके सुपरवाइज़र थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो सबसे पहली भारत में कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। नेक्स्ट है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? विज्ञापनों द्वारा। भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो पुर्तगाली है और एक है डच। ये 2 यूरोपियन जातियाँ हैं। न्यूकॉमिन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? मैथ्यू बोल्टन ने, जेम्स बॉट ने, हेनरी फोर्ड ने या ग्राहम बेल ने? तो जेम्स बॉट ने किया था। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड में इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? तो सबसे पहले इंग्लैंड में उद्योग सबसे पहले क्या क्या हुआ था, उगाया, मतलब उद्योग किस किस का हुआ था? तो कपास और धातु उद्योग हुआ था। स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है? तो वो कताई में उन्होंने वृद्धि करी है, यानी बढ़ाया, उनका ग्रोथ हुई है। फिर यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है बट आपको बस एमसीक्यू फॉर्म में नहीं दिए है। तो यहाँ से हम देखते हैं, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि की 2 कारण हैं, यानी संसार में लोग वस्तुओं को मांगते हैं और उनकी ग्रोथ होने में, वृद्धि होने में 2 कारण बताओ। क्योंकि विश्व का व्यापार का विस्तार बहुत बड़ा है और विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना, यानी अब सामान कहीं भी मतलब जा सकता है, कोई भी मना नहीं है। शहरी उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? सौदागर किसानों को ऋण देते थे, तो जो सौदागर हैं वो किसानों को कर्ज दे देते थे, जिससे शहरी उत्पादक भी उत्पादन को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट है, उद्योगपति मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना, यानी अब उन्हें फ्री में, मतलब मशीन बहुत महंगी आती है पर मानव जो है सस्ते पैसों में ही उनका काम कर देते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखिए। तो एक सूती उद्योग और एक स्टील उद्योग। फिर यहाँ पे 3 या 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है। पहला है, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्या क्या थी? तो जब मैनचेस्टर आए थे तो भारतीय बुनकरों, यानी जो भारत में जो बुनते थे, उनमें क्या समस्या आई? भारत का कपड़ा निर्यात में कमी, यानी भारत का जो कपड़े थे वो एक दूसरी जगह नहीं जाने लगे, फॉरेन कंट्रीज़ में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश कपड़ा उसे बेचना था। स्थानीय बाजार जो थे, जो भारत के बाजार थे, वो सिकुड़ने लगे। कम लागत हुई, यानी लोग बहुत कम पैसे कमाने लगे और अच्छी कपास भी नहीं मिली। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? यानी पहला जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था, जो वो उत्पाद करते थे, बनाते थे, वो बढ़ने लगा, ग्रोथ होने लगी उसकी। कैसे थे उसके कारण बताइए? तो क्योंकि अंग्रेज़ों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी जो अंग्रेज लड़ाई में थे, ब्रिटिश सर जो लड़ाई में थे, वो उनकी आवश्यकता पूरी हो रही थी और उन्हें वर्दी के कपड़े भी मिल रहे थे। नेक्स्ट है, 1930 की महामंदी के कारण लिखिए। क्योंकि 1930 में क्या, आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, उसके बाद निर्यात घट गया, यानी जो भारत का सामान था बाहर नहीं जाने लगा। अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्ज बंद, और अमेरिका भी लड़ाई लड़ रहा था तो अमेरिका ने
अमेरिका में भी पैसों की कमी हो गई तो उसने कर्ज देना बंद कर दिया। कृषि में उत्पादन हुआ और उद्योगों में मशीनीकरण हुआ। फिर है चौथा प्रश्न, नए सौदागरों का शहर में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? तो नए सौदागर क्योंकि पहले पुराने से जमे उकड़े थे और वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो सब उन्हीं से सामान खरीदते थे। तो शहरों में उत्पादकों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे। कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे वो, और उत्पादकों पर नियंत्रण भी रखते थे। मूल्य निश्चित करते थे, नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे। तो इसलिए नए सौदागरों का व्यापार स्थापित करना कठिन था, आज भी कठिन है। पांचवा प्रश्न है, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी और प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था और उत्पादन एक बहुत बड़ा कारखानों के बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा होता था। प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, इसलिए जो नए परंपरागत लोग थे वो नहीं आ पाते थे और मशीन भी खराब हो जाती थी जिनकी मरम्मत में काफ़ी खर्चा लगता था। छठा प्रश्न है, भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियासतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार प्राप्त करे थे। बाद में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। सूरत और हुगली के बंदरगाह पर व्यापार हटने से जहाँ से स्थानीय व्यापार कार्य संचालन करते थे। पहले जिस कर्ज में वह व्यापार करते थे या चलता था वह भी समाप्त हो गया। सातवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशतों को क्यों नियुक्त करा? अभी आपने पढ़ा था ना किसने नियुक्त करा था, तो गुमशतों ने। अब गुमशतों को क्यों रखा, क्यों नियुक्त करा? क्योंकि वह बुनकरों को कर्ज देते थे, यानी वो उन्हें लोन देते थे एक टाइप से, ताकि वह किसी और व्यापारी को माल तैयार करके ना दे सके। यानी वो निगरानी इसलिए रखते थे कि वो किसी और व्यापारी को माल ना दे सके, ब्रिटिशर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे। वह खुद बुनकरों से तैयार माल इकट्ठा करते थे और वह खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। आठवां प्रश्न है, जाबर कौन थे? नई कारखाना प्रणाली उनकी क्या स्थिति थी? तो उद्योग नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना विश्वास कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद करता था। जॉबर जो है जस्ट लाइक जॉबर, जॉब को प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। मदद के पहले जो है मदद के बदले पैसे व तोहफे मांग करके लगता था और उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा था। नौवां प्रश्न है, ब्रिटिश निर्माताओं ने यानी ब्रिटिश को जो बनाया विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार किस प्रकार कब्जा किया? तो ब्रिटिश ने के निर्माताओं ने, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी ने बनाई, उन विज्ञापनों की वजह से, मतलब एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से ही भारतीय व्यापार को कब्जा कर लिया था। कैसे? उत्पादन को बेचने के लिए कैलेंडर अखबारों व मैगजीन का, यानी मतलब कुछ बेचना हो ना तो वो एक तरह से कैलेंडर उस पर छाप, जो उन्हें बेचना हो कैलेंडर पे बना देते थे और कैलेंडर बेचते थे, जिससे और उनका उत्पादक बिकता था। लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी और उनके लेबल पे, क्योंकि हम भारत के लोग संस्कृति को बहुत मानते हैं इसलिए देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते थे। ईश्वर भी यही चाहता है कि लोग उनकी चीज़ों को खरीदें और उन्हें लगता था कि अगर ईश्वर की फ़ोटो लगा देंगे तो वो भी यही चाहेगा कि ये चीज़ खरीदो। विदेश में बनी चीज़ भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी और वो विदेश, क्योंकि वो तो अपना ही सामान बस यहाँ से वो पूरा बना के दे रहा है और बस इम्पोर्ट होना है, वापस आ रहा है वही सामान। तो विदेश में जो बस बैन वैन और टैग वगैरह लगा के तो उन्हें जानी पहचानी सी लगती थी। फिर है, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? तो भारत में कपड़ा निर्यात में कमी। सेम क्वेश्चन है, हमने इसे पढ़ चुके हैं। 11वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, ये भी सेम क्वेश्चन है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है और यहाँ पे सेम, ज़्यादातर सारे सेम ही थे। 19वीं शताब्दी में यानी 19th सेंचुरी में यूरोप के जो उद्योगपति थे वो मशीनों से ज़्यादा हाथ को पसंद करते थे, क्योंकि हाथ के बने काम को, क्योंकि जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं, मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, यानी मानव वहाँ पे मतलब काम करने के लिए बहुत थे और वो कम सैलरी में भी कर लेते थे। वह मशीन इसलिए नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है।
कुछ मौसमी उद्योग के लिए वह उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ में काम करवाना लगते थे और बाजार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों की चीज़ें महंगी रहती थी जो हस्तकौशल पर निर्भर थी। यानी जो बहुत बारीक डिज़ाइन होता है, जो हाथों से ही बना होता है, वो बहुत महंगी भी बिकती थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।